दोस्तों पिछली कक्षा में हमने संघीय व्यवस्था के बारे में जाना। संघीय व्यवस्था से पहले भी हमने एक संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। देखना दोस्तों, हम संघ के कार्यपालिका के बारे में भी पढ़ चुके हैं। संघ की कार्यपालिका का एक ही टॉपिक है जिसको कहते हैं संसद। कौन सा टॉपिक है? संसद। ये संसद भी संघ की कार्यपालिका का ही हिस्सा है, संसद। तो आज जो हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यदि आप अभी इस चैनल पर नए हो तो पहले एक काम करो, इस चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक एंड शेयर। चलिए अब अपने इस लेक्चर को समझने की कोशिश। ठीक है, राइट। देखते हैं संसद। जो संविधान में वर्णित किया गया है, तो संविधान में इसके जो आर्टिकल है, जो बेस्ट आर्टिकल है, मैं आपको लिख देता हूँ। एक है आर्टिकल 79, 79, एक है 80 और एक है 81। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि आखिर ये तीनों आर्टिकल क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर बताता हूँ 79, 80 और 81। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। तो यदि मैं लिख दूं, इसमें लिखाया गया कि भारत की एक संसद होगी। राइट। यदि अब क्वेश्चन बने कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की संसद होगी, तो ये किस में कहा गया? 79 में। ठीक है, संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। राइट। ये 2 सदन कौन कौन से सदन होंगे? ये जो 2 सदन है, ये कौन कौन से सदन होंगे? तो देखते हैं। इनके बारे में बताया गया कि एक सदन होगा राज्यसभा, और वहीं दूसरा सदन होगा हमारा लोकसभा। आपने नाम तो सुना ही होगा, राज्यसभा और लोकसभा। ये 2 सदन होंगे और साथ में एक राष्ट्रपति होगा। तब क्या बनेगी? हमारी एक संसद। क्या बनेगी? हमारी संसद। यदि मैं एक छोटी भाषा में लिखना चाहूँ तो संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि मैं लिख दूँ, इधर मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, देखना। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। पहला है हमारे राष्ट्रपति, पहला जो अंग है हमारा है राष्ट्रपति का। दूसरा अंग है हमारा राज्यसभा, दूसरा अंग हमारा राज्यसभा का है। ठीक है, और तीसरा अंग कौन सा है? हमारा लोकसभा का। चलिए देखना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें 2 सदन हो गए हमारे राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरे जो एक महत्वपूर्ण पद है जिसे हम अपने राष्ट्र का सर्वोच्च पद कहते हैं, राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर एक संसद का निर्माण करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, जो संसद है, संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए, यदि क्वेश्चन आपसे एक पूछ ले जाए कि हमारी संसद में कितने सदन हैं, क्वेश्चन है कि हमारी संसद में कितने सदन हैं, तो आप इसका आंसर कितना दोगे? 3? नहीं, आपका आंसर 3 नहीं होगा। हमारी संसद में केवल 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन। ये तो एक पद है। 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, जबकि राष्ट्रपति का एक पद है हमारा। ठीक है, नहीं, राष्ट्रपति कोई सदन नहीं है, राष्ट्रपति एक पद है, जबकि जो सदन है हमारा राज्यसभा और लोकसभा है। तो इसका जो आंसर होगा 2 सदन होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको मिटाकर थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ और बात मैं समझा सकूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर भी करते रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपनी संसद के बारे में ही पढ़ रहे हम। मैं इधर लिख देता हूँ एक बार इनको। चलिए, मैंने अभी बताया कि संसद के 3 अंग हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, संसद के कितने अंग हैं? 3 हैं। पहले पर है हमारा राष्ट्रपति, पहला है हमारा राष्ट्रपति। दूसरे पर है हमारा राज्यसभा
दूसरे पर क्या है हमारा राज्यसभा, और जो तीसरा कौन सा था हमारा, तीसरा था हमारा लोकसभा, लोकसभा लोगों की सभा। ठीक है, अभी फिर मैंने एक और बात बताई थी कि हमारे जो संसद में कितने सदन हैं, तो हमारी संसद में कितने सदन हैं, ये आप देख सकते हैं कितने सदन हैं, 2, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं इधर, जबकि संसद में तो महत्वपूर्ण जो सदन है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर रही है। क्वेश्चन बनता है आखिर राष्ट्रपति को संसद का सदस्य संसद का अंग क्यों माना गया, जबकि राष्ट्रपति तो संसद का सदस्य भी नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य भी नहीं होते हुए, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होते हुए संसद का अंग है, आखिर क्यों, देखना इसका एक रोचक सा आंसर है। ऐसा इसीलिए चूंकि जब संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पास करते हैं, तो उस पास हुए विधेयक को लास्ट में अनुमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति प्रदान कर दे तो वह विधेयक अंततः कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति यदि उस विधेयक को अपनी आज्ञा दे दे, स्वीकृति प्रदान कर दे, तो क्या होगा, अंततः एक कानून बन जाएगा। जिस कारण उस विधेयक को निर्माण करने में जो लास्ट प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किसी विधेयक का कानून बनना तय है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एकमात्र एक ऐसी शक्ति रखता है जो राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को मना भी कर सकता है अथवा कानून बनने से रोक भी सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्रपति का जो पद है, किसी भी विधेयक को भारत के संविधान के अनुरूप न होने की दशा में कानून बनने से रोक सकता है। राष्ट्रपति का पद इसी कारण महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अंतर्गत हमारी कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति निहित है, कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियाँ निहित है। वैसे राष्ट्रपति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यदि अभी तक आपने राष्ट्रपति का टॉपिक नहीं देखा है तो पहले आप जाइए राष्ट्रपति के बारे में पहले चेक करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आपको पहले राष्ट्रपति का पढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इतना ही महत्वपूर्ण हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक है। चलिए, आपको राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ना चाहिए था। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया आखिर संसद का जो तीसरा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है, आखिर अंग क्यों है संसद का। जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा तो इसके अंग होने, चलो मान लिया होने चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति का क्या काम है यहाँ, तो मैंने आपका इसका आंसर दे दिया है। राष्ट्रपति किस कारण इसका मतलब कि क्यों इसको अंग माना गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात हम। अब एक बात और मैं तुमको बताता हूँ, एक रोचक सी बात है हमारी, जो राज्यसभा है और लोकसभा है, जो हमारी राज्यसभा है और लोकसभा है, ये दोनों वहीं पाए जाएंगे जिस देश अथवा जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में संघीय व्यवस्था हो। यानी कि जिस देश अथवा राष्ट्र में संघीय व्यवस्था होगी, कौन सी व्यवस्था, संघीय फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था होगी, वहाँ संसद में अर्थात वहाँ की कांग्रेस में, संसद में अथवा कुछ और भी जो नाम है बाकायदा अलग अलग देशों के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो जिस भी देश में संघीय व्यवस्था होगी वहाँ क्या होगी, 2 सदन होंगे। पहला होगा राज्यसभा और दूसरा होगा लोकसभा। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताना चाहूँ, देखना ये रोचक सी बात है, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, देखते हैं। यदि मैं अमेरिका की बात करूँ, किसकी, अमेरिका की, ये रही अमेरिका। देखना अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जैसे हम भारत में इसको संसद कहते हैं, तो अमेरिका में इसको कहते हैं कांग्रेस। क्या कहते हैं, कांग्रेस। चलिए, अमेरिका में कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के भी 2 सदन हैं, कांग्रेस के 2 सदन हैं। क्यों, क्योंकि अमेरिका भी एक संघीय व्यवस्था को अपनाता है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था भले ही भारत की संघीय व्यवस्था से भिन्न हो। अब आप सोच रहे सर आप संघीय व्यवस्था कह रहे, देखना दोस्तों मैंने इसके बारे में भी एक टॉपिक बना चुका हूँ मैं अलग, संघीय व्यवस्था क्या है इस पर एक टॉपिक ले चुका हूँ मैं, आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखे तो हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आए, जैसे संघीय व्यवस्था
राष्ट्रपति। मैं कुछ और अलग टर्म चलाऊंगा तो आपको पहले वीडियो देख लेनी चाहिए, प्लेलिस्ट बना रखी है, पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस। तो कांग्रेस में भी 2 सदन है। पहला सदन है जिसको कहते हैं हम सीनेट, कांग्रेस कहाँ की है? अमेरिका की। और जो दूसरा सदन है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहां सीनेट हमारी राज्यसभा की भांति कार्य करता है, यानी कि इसको कहते हैं हम उच्च सदन। राज्यसभा की भांति कार्य करता है तो कैसे है? यह है उच्च सदन। वहीं यदि लोकसभा की भांति कार्य करे तो वहाँ है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसे कहते हैं हम निम्न सदन, निम्न सदन। चलिए, अब मैंने आपको 2 बात बताई, उच्च सदन और निम्न सदन। फिर क्वेश्चन बनता है सर ये उच्च सदन और निम्न सदन क्या है? राइट, देखना, क्वेश्चन बनाकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरक्की होगी। यदि आप क्वेश्चन बनाकर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको क्वेश्चन बनाकर ही पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब देखते हैं निम्न सदन और उच्च सदन से मतलब कहना का क्या तात्पर्य है। चलिए देखते हैं, जहां हमारे राज्यसभा की बात है, राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को कहते हैं हम उच्च सदन, ठीक है। वहीं यदि मैं लोकसभा की बात करूँ तो लोकसभा की जो बात होगी उसको कहते हैं हम निम्न सदन, निम्न सदन। अब आप नाम से मत जाना कि उच्च सदन है तो उच्च मतलब कि पावर बहुत अधिक होगी, और निम्न सदन है तो मतलब तुच्छ सा सदन होगा, नहीं, ये जो बिल्कुल उल्टा है। निम्न सदन यानी कि बिल्कुल पावरफुल सदन, और उच्च सदन यानी कि उससे अपेक्षाकृत कुछ कम पावर वाले, लेकिन दोनों की शक्तियाँ बराबर है। केवल एक वित्तीय शक्ति है जिसमें दोनों में अंतर पाया जाता है। और दूसरी जो मैं बात बताऊँ, वैसे तो बतानी आगे है, लेकिन फिर भी एक हो सकती है इनके सभापति और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठकों के प्रावधान के बारे में। चलिए देखते हैं आखिर इसको निम्न सदन क्यों कहा गया। देखना, निम्न सदन कहने का तात्पर्य और इसको उच्च सदन कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा किसकी सभा है? लोगों की सभा। लोगों की सभा कब होगी? जब लोगों द्वारा चुने गए अपने प्रतिनिधियों को इस सदन में बिठाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे द्वारा चुने गए जितने प्रतिनिधि है वे डायरेक्टली चुने जाते हैं। जब हम प्रत्यक्ष रूप से अपने आप से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, हम निचले स्तर से चुनते हैं, तो हम क्या कहेंगे? जो सदन में बैठे हुए जितने व्यक्ति हैं वे निम्न सदन के व्यक्ति कहेंगे। क्यों? हमने बिल्कुल निम्नतम स्तर से चुनकर उनको भेजा था, ठीक है। वहीं दूसरी बात, यदि बात करें उच्च सदन की, तो उच्च सदन के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी सदस्य हैं, वे डायरेक्टली नहीं चुने जाते, यानी कि इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि इनका चुनाव हम सीधे नहीं करते, उच्च सदन वालों का चुनाव हम सीधे नहीं करते। यानी कि हम कह सकते हैं राज्यसभा का जो निर्वाचन होगा हम इनको डायरेक्ट नहीं चुन सकते, जबकि लोकसभा वालों को हम तुरंत चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने जाना कि इनको उच्च सदन और निम्न सदन क्यों कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा? संसद के बारे में। आपको एक फैक्ट की बात बताऊँ, देखो, सन 1954 की बात है, इससे पहले की जो हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा है, सन 1954 से पहले राज्यसभा को कहते थे राज्य की परिषद, राज्य की परिषद, ठीक है। कब की बात है ये? सन 1954 से पहले की बात है। राज्यसभा को क्या कहते थे? राज्य की परिषद। और वहीं यदि मैं बात करूं लोकसभा को, तो लोकसभा को कहते थे जनता की सभा, जनता की सभा, ठीक है, ये कहा जाता था। लेकिन बाद में संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन होने के बाद इनका नाम राज्यसभा और लोकसभा रखा गया। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि यानी कि आम जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। चलिए, ये बात थी। अब देखते हैं, चूँकि आज हमको केवल क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है राज्यसभा के बारे में, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। चलिए, तो अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ, सॉरी मिटा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। चलिए, ये कुछ जो बात है आप लिख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात लिखा तो मैं, फालतू की बकवास नहीं,
फालतू की बकवास के लिए तो आप यूट्यूब पर चैनल देख सकते हैं जिसमें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ फलाना और मैं हूँ ढिकना, ऐसे बात करते। हम नहीं जानते इस मामले, ठीक है। बस आपको एक काम करना होगा, मुझे पता है आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रहा है, तो आपको करना ये है हमारे इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और यदि आप पुराने हो चुके हो तो बस आप लाइक और शेयर पर ध्यान दीजिए और अपनी किताब पर, ठीक है। आपको पढ़ना है, आपको किताबें लेनी है, किताबें मैंने आपको बताई थी एम लक्ष्मीकांत लेनी है। एम लक्ष्मीकांत आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगी। वैसे हम भी इसी काम में लगे हुए आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। ये रहा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, तो राज्यसभा में हम पहले देखते हैं राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन अथवा इसकी संरचना, ठीक है जी। राज्यसभा का गठन अथवा हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। चलिए, राज्यसभा उच्च सदन, महत्वपूर्ण सदन नहीं है, देरी करने का सदन है, ये बात अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन सर आप बकवास क्या कर रहे हो, क्यों बता रहे हो? नहीं, ये आगे आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें जागरूक करने के लिए बता दिया कि इसको देरी करने का सदन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बन जाए कि आखिर संसद के कौन से सदन है जिसको देरी करने का सदन भी कह सकते हैं, तो वह है राज्यसभा, ठीक है ना। किसी विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। चलिए, तो हम बात करते हैं राज्यसभा का गठन अथवा संरचना। राज्यसभा का गठन कहूँगा, देखना, राज्यसभा जो वर्तमान में है संविधान के अनुसार, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 250। किसके अनुसार? संविधान में। संविधान में वर्णित है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 250। चलिए, 250 सदस्य होने चाहिए। संविधान में एक और बात वर्णित है कि इन 250 सदस्यों में से जो 12 सदस्य होंगे, कितने? 12, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। उनको क्या करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है, 250 में से 12 कौन करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। चलो जी, 250 में से 12 घटाओ, कितने बचे? 238। यानी कि 238 जो सदस्य हो गए, संविधान की बात करें, संविधान के अनुसार अभी फिलहाल जो 238 सदस्य हो गए, वे कहाँ से आएंगे? वे आएंगे हमारे राज्यों से, ठीक है नी। और दूसरे कहाँ से आएंगे? वे आएंगे संघ शासित प्रदेश से, संघ शासित राज्यों से। चलो जी, सही आपने एक बात बताई कि राज्यों से भी आएगी, संघ शासित राज्यों से भी आएगी, ठीक है। चलो, लेकिन संघ शासित राज्यों से कितने आएंगे और राज्यों से कितने आएंगे? तो देखना, संघ शासित राज्यों से केवल कितने आएंगे? 8। कितने आएंगे? 8 सदस्य आएंगे। और बाकी कहाँ से आएंगे? बाकी आएंगे ये 230 कहाँ से आएंगे? राज्यों से आएंगे। 230 जो सदस्य होंगे राज्यों से आएंगे। चलिए, ये तो थी संविधान के अनुसार, ठीक है। और यदि मैं अब बात करूं जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में क्या स्थिति है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे कितने हैं? 245। कितने सदस्य हैं? 245। चलिए, जैसे 245 सदस्य हैं तो 245 में 12 तो फिक्स है। कितने? 12 तो फिक्स है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो गई, ठीक है। 12 तो फिक्स है। 12 घटाइए तो कितने बचे? 233। तो 233 जो सदस्य हो गए कहाँ से आएंगे? 233 सदस्य भी 2 भागों में बटेंगे, राज्यों से आएंगे, राइट, और संघ
संघ शासित प्रदेशों से भी। संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम नॉर्मल भाषा में केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। संघ शासित प्रदेश, प्रदेश अथवा राज्य, ठीक है। चलो अब संघ शासित प्रदेश में भी फिक्स है 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8। जब 8 आएंगे तो राज्यों के लिए कितने बचे? 200। कितने बचेंगे? 8 घटाओ 25। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्तमान में राज्यों से 225 सदस्य, संघ शासित प्रदेश से 8 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य मनोनीत हो जाएगी, हमारे राज्यसभा में आ जाएगी। टोटल हो गई 245। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं 12 मनोनीत सदस्य। आखिर राष्ट्रपति मनोनीत क्यों करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत क्यों करेगा, देखते हैं। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत इसलिए करता है क्योंकि राष्ट्रपति हमारे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में विशेषज्ञों अथवा किसी भी क्षेत्र में अपने एक विशेष अनुभव को रखने वाले व्यक्ति की विशेषज्ञता को जो उस सदन को लाभ पहुंचा सकती है, इस कारण यह अपने इस सदन में मनोनीत करता है ताकि उसमें किसी भी व्यक्ति का विशेषज्ञ प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी कि वह सदन विशेषज्ञों का सदन बन सके। ठीक है, ये 12 व्यक्ति इस वजह से मनोनीत करता है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हो गए जिसमें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, देखते हैं। राष्ट्रपति जो द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, ये मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ये मिटा देता हूँ एक बार, ये आप लिख लेना। यदि आपने अभी तक नहीं लिखा हो तो बैक डबल टैप करो, तुरंत पीछे। चलिए, तो राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा तो कौन कौन से होंगे? 4 भागों में विभाजित होगी, यानी कि 4 क्षेत्रों में अपनी एक विशेषज्ञता रखते हो। किस किस में? कला, दूसरा विज्ञान, तीसरा साहित्य और चौथा समाज सेवा। ठीक है, देखना, कोई व्यक्ति यदि कला में निपुण है, अपनी कला में विशेषज्ञता रखता है, तो वह व्यक्ति यदि राष्ट्रपति की निगाह में ऐसा है तो राष्ट्रपति अपने द्वारा उसको मनोनीत कर सकता है। अथवा कोई विज्ञान में है, कोई साहित्य में है, कोई समाज सेवा में, यदि राष्ट्रपति की निगाह में वे विशेषज्ञ है, राष्ट्रपति की निगाह अर्थात नज़र में यदि विशेषज्ञ है तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकता है एज ए राज्यसभा सदस्य के रूप में। ठीक है ना। चलिए, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, ये बात थी हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों के बारे में। पहले जो प्रावधान था एंग्लो इंडियन का भी प्रावधान था। यदि मैं आपको बताऊं, जो मैंने 250 लिखवाया ना, पहले 252 हुआ करते थे। 2 आंग्ल भारतीयों को निर्वाचन उन्होंने रद्द कर दिया। जो 2 आंग्ल भारतीय थे अब वे मनोनीत नहीं हो गए, सॉरी निर्वाचन बोलो, वे मनोनीत नहीं हो गए। पहले 2 राष्ट्रपति अतिरिक्त क्या करता था, आंग्ल भारतीयों को भी मनोनीत कर देता था, तो वे भी समाप्त कर दी गए। ठीक है, उनका भी क्रियाक्रम खत्म। चलिए अब देखते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं। जो ये 8 सीट है, यानी कि 8 सदस्य है। 8 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे, देखते हैं। 8 सदस्य दिल्ली से आएंगे, जम्मू और कश्मीर से आएंगे, ठीक है, और तीसरे हमारे पुद्दुचेरी से, पुद्दुचेरी। ठीक है, अब देखते हैं किससे कहाँ कितने आए हैं। चलिए देखना, पुद्दुचेरी से आएंगे 4, सॉरी पुद्दुचेरी से आएंगे केवल 1, जम्मू कश्मीर से आएंगे 4 और हमारे दिल्ली से आएंगे 3। तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, टोटल हो गए 8। तो इस तरह से ये हमारे संघ शासित प्रदेश में से आएंगे। ध्यान सुनना, हमारे वर्तमान में जितने भी संघ शासित प्रदेश है, आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश है, जिनको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनकी संख्या बताइए। लेकिन आपको एक फैक्ट के रूप में बताऊं, केवल हमारे यही राज्य है, कितने? 3, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुद्दुचेरी, जिनके पास ये अधिकार है कि वे राज्यसभा के सदस्य बनवा सकते हैं, यानी कि उनके सदस्य भी राज्यसभा में सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, ये बात थी हमारी संघ शासित प्रदेश की। और राज्यों के तो आपको पता ही है,
राज्य तो राज्य ही है, उनकी तो बात ही क्या करें। तो अभी तक हमने जाना राज्यसभा का गठन अथवा इसकी संरचना, कि राज्यसभा की गठन अथवा संरचना कैसे होती। चलिए अब देखते हैं हम इनका निर्वाचन। एक बार छोटा सा बात देख लेते हैं, निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं, कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखना। पहली बात, इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब देखना, जैसे हम अपने लोकसभा के सदस्यों को, ठीक है, अथवा विधायकों को चुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपना वोट डालते हैं, और जिस व्यक्ति को अधिकतम वोट प्राप्त होंगे वह क्या होगा, निर्वाचित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य को हम डायरेक्ट वोट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आखिर इनका निर्वाचन कौन करता है? तो बात है, इनका निर्वाचन कौन करता है? देखो, इनका निर्वाचन करता है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां बात ध्यान से रखना, ये अंडरलाइन, मैंने इसमें कहा निर्वाचित सदस्य, ना कि मैंने कहा कि सभी सदस्य, ना मैंने कहा कि मनोनीत सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। क्या नहीं लेते? राज्यसभा के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कौन लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य। यदि मुझे राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो मुझे जो वोट डालेंगे राज्यसभा के राज्य विधानमंडल के कौन डालेंगे? केवल निर्वाचित सदस्य। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल समझ गए, राज्य विधानमंडल में भी कौन? विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के। ये भी बात आपको नोट करनी है। किसके? विधानसभा के। तो विधान परिषद के क्यों नहीं? क्वेश्चन तो देखो हर जगह बनता है, आखिर विधान परिषद के क्यों नहीं डाल सकते? इसका भी कारण है, चूंकि हमारे वर्तमान में केवल 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है। हमारे वर्तमान में केवल 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है। 6, ये नहीं, ये वाले 6, ये तो मैं हाथ दिखा रहा था, ठीक है। तो बाकी राज्य कहाँ गए? बाकी राज्य कहीं भी गए, भाड़ में गए। लेकिन जब समानता नहीं होगी तब तक केवल क्या होगा? विधानसभा के ही सदस्य। क्योंकि हमारे सभी राज्यों में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है, तो समानता के आधार पर हमने केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिए थे। चलिए, हमने देखा इनका निर्वाचन कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की, ठीक है। निर्वाचन की पद्धति कौन सी होगी? तो एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, देखना, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, इसके द्वारा इनका निर्वाचन होगा, ठीक है। इनका निर्वाचन तो होगा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा। लेकिन कैसे होगा? गुप्त होगा, नहीं होगा? देखते, इनका जो निर्वाचन होगा गुप्त नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो वोट डालने जाओगे तो आप गुप्त रूप से वोट नहीं डाल सकते। आपको इच्छा है आप बताइए अथवा कैसे भी करें, लेकिन आप वोट गुप्त नहीं डाल सकते। तो ये बात थी निर्वाचन में, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया, राज्यों की विधानसभा के बता दिया, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के बारे में बता दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमने निर्वाचन तक बारे में देखा। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ एक इसका अगला पार्ट बनाया जाए, क्योंकि हमको अभी राज्यसभा ही पढ़नी है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, और देखते रहिए आप मेरे इस चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।